कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग 60 डे 60 चैप्टर की कक्षा में हैं और जानकारी में मैं दे दूं कि हम लोग विगत 15 दिनों में कल मैं प्ले लिस्ट अपने यूट्यूब का देख रहा था तो तकरीबन छोटे बड़े कुल मिलाकर 50 वीडियो अब तक तैयार हो चुके हैं। मतलब 50 छोटे बड़े अध्याय से हम परिचित हो चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज एक बड़े अध्याय अकबर जो मध्यकाल का सबसे महान शासक था, या यूं कहिए कि भारतीय इतिहास का ही सबसे महान शासकों में एक, प्राचीन भारत का अशोक है, तो अपने युगीन परिप्रेक्ष्य में अकबर भी मध्यकाल का सबसे महान शासक माना जा सकता है। इस दृष्टि से कि जिस मध्यकालीन युग में जहाँ बर्बरता और सभ्यता की कोई जगह नहीं थी, उस बर्बरता की युग में उसने सभ्यता का पाठ पढ़ाया और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक आयाम, उसमें कई नए तत्वों को उसमें समावेशित किया। और आज जो हमारी एक गंगा जमुना की जो संस्कृति है, सामसिक कंपोजिट कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको बनाने में यदि किसी एक शासक की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो था अकबर, जिसका जन्म 1542 में अमरकोट के शासक राजा बिरसाल के महल में हुआ था। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हम लोग अकबर के विषय में इन्हीं चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी के एंगल से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी के अप्रोच में नहीं जाना है, हमें तथ्यों पे बल देना है, उसमें थोड़ा सा अप्रोच पे बल देना है। लेकिन मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ रिवीजन फैक्ट पूछता हूं। जब भी कोई कक्षा मैं शुरू करता हूं तो रिवीजन फैक्ट मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आपको जो मैंने टास्क दिया वो उस टास्क की पूर्ति आपने कहाँ तक की, क्योंकि यह कक्षा कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चलें दोनों पे आधारित है। अधिकांश तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि जो बातें मेरे द्वारा की जा चुकी है उसको आप कहाँ तक याद रख पाए हैं, चूंकि दिनों दिन परीक्षा की तिथि धीरे धीरे करके निकट आती जा रही है। और इसी कड़ी में हम लोग आज 10 हिस्ट्री के और फिर 10 मिसलेनियस तथ्यों को आपसे हम जानकारी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रम का जानकारी मिलती है। रिवीजन फैक्ट, अभी रिवीजन फैक्ट की कक्षा चल रही है। रिवीजन फैक्ट कि आपने कितना किया इस उपनिषद में। 10, ज्यादा नहीं देखूंगा। हम लोग रिवीजन फैक्ट में है पहले, इसके बाद अकबर को देखेंगे। ठीक है, किस उपनिषद में, किस उपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा है? बताइए, चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में बताए हैं? सब चावला बताए हैं, वेरी गुड। तो आपका पहला चावला उपनिषद, वेरी गुड। दूसरा है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध कब, कहां और किसके बीच हुआ? वितस्ता का युद्ध कब, कहां और किसके बीच हुआ? वेरी गुड। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में ये वितस्ता का युद्ध भी के दृष्टि। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने तुलादान के प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था? कौन मुगल बादशाह था? मुगल बादशाह था जिसने तुलादान की प्रथा को समाप्त कर दिया। तुलादान की प्रथा को समाप्त कर दिया।
सही है, अंत। तुलादान की प्रथा को अंत किसने किया? औरंगजेब ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, एलोरा में कैलाश का मंदिर का निर्माण किसने किया था? किस वंश ने किया था? एलोरा में कैलाश के मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तुम वंशी बता दो। भोग वर्ष किया था, हद हो यार। राष्ट्रकूट, कृष्णा प्रथम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा ऐसा प्राचीन काल का शासक था जिसने आजीवक धर्म को अपनाया था? कौन सा ऐसा प्राचीन काल का शासक था जिसने आजीवक को अपनाया था? आजीवक धर्म को अपनाने वाला कौन सा शासक था? बिंदुसार। बिंदुसार, साक्षी राज क्या नाम है, अजात शत्रु नहीं था, वो बिंदुसार था, इसे याद करके रखेंगे। मध्यकाल में दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मध्यकालीन शासक का नाम बताना है। मध्यकाल में एक है। बहुत अच्छा, नीतीश कुमार ने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन था? जिस समय तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग थोड़ा जवाब देते रहिए तो अच्छा लगेगा। इक्ता की व्यवस्था सल्तनत काल में किसने शुरू किया था? इक्ता की व्यवस्था इल्तुतमिश ने। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लास्ट में बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। बाबरनामा या तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अस्किन और बेब्रिज। बहुत अच्छा। जब इतना बता दिए तो एक और बता दीजिए, ठीक है कि नहीं, कि स्यादवाद और थेरवाद का संबंध किस धर्म से था? स्यादवाद और थेरवाद का संबंध जैन से था। बहुत अच्छा। और आज के लास्ट में, ठीक है, और आज के लास्ट में पूर्व का संबंध किस धर्म से था? पूर्व, पूर्व का संबंध किस धर्म से था? पूर्व का संबंध भी जैन धर्म से था। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, आज आप लोगों ने थोड़ा सा मेरे मिजाज को खुश किया है, ठीक है कि नहीं। अब मुगलों ने राजभाषा किस भाषा को बनाई थी? मुगलों ने राजभाषा किस भाषा को बनाई थी? फारसी को। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। अब हम लोग अपने मूल में आ जाए, और हमारा मूल है अकबर। हम लोग अकबर से अपनी बातचीत आरंभ करना चाहेंगे। मध्यकाल का सबसे महान शासक, पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन देख लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल हर बातें करते, बस केवल 4 से 5 बार नहीं बोलता हूं, 2 से 3 बार में आप लिखने की कोशिश की। बात करना चाहूंगा, सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले मध्यकालीन शासकों में सबसे महान अकबर था। मध्यकालीन शासकों में, बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत, मध्यकालीन शासकों में सबसे महान अकबर था, जिसका जन्म जिसका जन्म जिसका जन्म जिसका जन्म 1542 ईस्वी में, जिसका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। पिता का नाम हुमायूं, पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो, माता का नाम हमीदा बानो, हमीदा बानो। पत्नी का नाम जोधाबाई या हरखूबाई,
पत्नी का नाम जोधाबाई या हरखूबाई, पुत्र सलीम, मुराद, दानियाल। पुत्र सलीम, मुराद और दानियाल। ठीक है। 13 वर्ष 6 महीने में गद्दी पे बैठा। 13 वर्ष 6 महीने में गद्दी पे बैठा फरवरी 1556 में, 1556 में। 13 महीने 13 वर्ष 6 महीने में फरवरी 1556 में गद्दी पे बैठा। उस समय यह राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। ठीक है। कलानौर काफी इंपॉर्टेंट है। पहले यूपीएससी मेंस में 15 स्थल देता था और उसको कहता था मैप पे सजाइए और उसके विषय में 25 शब्द लिखिए। तो कलानौर बराबर पूछा जाता था पंजाब में। ठीक है कि नहीं। हिस्ट्री वगैरह याद रखिए कि कलानौर एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से वो गद्दी पे बैठा। सामान्य बातचीत है। अब मूल में आ जाएंगे। जब वो गद्दी पे बैठा तो अभी आपने स्वयं लिखा कि अल्प वयस्क था, 14 वर्ष से कम आयु थी। तो वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। आपने देखा कि हुमायूं का भी सेनापति बैरम खां ही था। तो बैरम खां के संरक्षण में रहा 1556 से लेकर 60 तक। लिखिएगा 1556 से लेकर 1560 तक। 1556 से लेकर 1560 तक। 1556 से लेकर 1560 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। वो बैरम खां के संरक्षण में रहा। लेकिन 1561 में 1561 में उसकी हत्या मुबारक खां ने कर दी जब वो हज पे जा रहा था। कर दी जब वो हज पे जा रहा था। लेकिन इस 1556 से 1560 के बीच मुगल के पॉलिटिक्स को रियल वास्तविक अर्थों में यदि किसी ने संस्थापना किया तो अकबर ने ही किया। इसीलिए कहा भी जाता है कि स्थापना तो बाबर ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन। जैसे दिल्ली सल्तनत में स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे। इल्तुतमिश। ठीक उसी तरह से मुगल काल में संस्थापक तो बाबर था, परंतु वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो वास्तविक संस्थापक अकबर थे। बात को ध्यान में रखिएगा। और वास्तविक स्थापना में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई काफी महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे बैरम खां के ही समय में या नेतृत्व में, बैरम खां के ही समय में पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1956 को हुई थी। 5 नवंबर 1556 को हुई थी। उस समय अफगान की तरफ से आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू था, जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। लिखिएगा यह युद्ध यह युद्ध यह युद्ध यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। हेमू 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 अफगान शासक आदिल शाह सूर का अफगान शासक आदिल शाह सूर का सेनापति था। और आदिल शाह सूर संगीतज्ञ थे।
संगीत में उसकी काफी अभिरुचि थी। एक पॉइंट लिख देना नोट में, हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का जो रीजन है 1556 से लेकर 1605 तक, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है बैरम खां का रीजन 1556 से 1560 तक। दूसरा है पर्दा व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं हरम दल, मेहमंगा का था। और तीसरा उसका अपना स्वतंत्र रीजन था। तब तक अकबर वयस्क भी हो गया था, अपने निर्णय को देने का तरीका भी वो जान चुका था। ठीक है कि नहीं? नेहा नेहा मांगा नहीं, नेहम अंगा। नेहा को भूल जाओ। कौन लिखा है नेहा के विषय में? नेहम याद रखो, वास जी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अकबर के शासनकाल का दूसरा चरण, अकबर के शासनकाल का दूसरा चरण पर्दा चरण था। पर्दा चरण था, पर्दा चरण था, पर्दा शासन था या हरम दल था, जो मेहम अंगा के, जो मेहम अंगा के नेतृत्व में संचालित हो रहे थे। जो मेहम अंगा के नेतृत्व में संचालित हो रहे थे, जो मेहम अंगा के नेतृत्व में संचालित हो रहे थे। और तीसरा था, अकबर के शासनकाल का तीसरा चरण था 1562 से 1605 तक। अकबर के शासन का तीसरा चरण था 1562 से 1605 तक। याद रखिए, 1562 से 1605 तक, जिसमें कहेंगे जिसमें जिसमें अकबर के कई, अकबर ने कई बिंदु पे कार्य किए, जैसे राजनीति, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। अब आ जाइए, सबसे पहले जो राजनीति का विषय है, तो अकबर के जीवन काल के कुछ युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे 1556 का पानीपत, 1572 का गुजरात विजय, 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये सब ऐसे युद्ध हैं जो पॉलिटिकल अचीवमेंट के कड़ी में रखे जा सकते। पॉलिटिकल के क्रम में ही, पॉलिटिकल अचीवमेंट के क्रम में ही अकबर के शासन काल में नवरत्नों की भी बड़ी भूमिका रही, कि राजनीतिक और प्रशासनिक, या यूं कहिए कि सांस्कृतिक सफलता उपलब्धि दिलाने में उस नवरत्नों की बड़ी भूमिका रही। इसमें महेश दास बिरबल भी था, अब्बुल फजल भी था, भगवान दास भी था, मान सिंह भी था। तो ये जो 9 नवरत्न हैं, आज नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की जो लाभकारी कंपनी है उसको रखा जाता है। उस समय नवरत्न में जो सभी विधाओं का पारंगत होता था, कहते हैं ना 36 गुण, जो 36 गुण का गुणों से विभूषित होता था, उसको नवरत्न में रखे जाते थे। इसके पहले गुप्त शासक था एक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। पहला विक्रमादित्य इतिहास में उसी को माना जाता है, अंतिम विक्रमादित्य के रूप में हेमू अभी आपने देखा। ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कक्षा आपके पढ़ने की के साथ साथ रिवीजन की भी कक्षा है, कि पूर्व में जो आप पढ़ें उसको याद रखिए। चलेंगे राजनीतिक बिंदु पर अकबर के महत्वपूर्ण युद्धों में, अकबर के महत्वपूर्ण युद्धों में गुजरात विजय 1572,
गुजरात विजय 1572, गुजरात विजय 1572। और इस विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया जाना, बुलंद दरवाजे का निर्माण के अलावा 1576 में 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो जिसमें क्रमशः सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे। देखिए, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा था? आसफ खां। ठीक है, नहीं उसका था सूर, आदिल सूर, यहां लिख देंगे। जो इस युद्ध में ऐसे लिख लो, इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया, आसफ खां ने किया। जबकि महाराणा प्रताप का नेतृत्व हकीम सूर ने किया, हकीम सूर ने किया, हकीम सूर ने किया। ठीक है, हकीम सूर ने किया। जबकि महाराणा प्रताप का नेतृत्व, तब उनके सेना का नेतृत्व हकीम सूर ने किया। नेक्स्ट, राजनीतिक तौर पर ये तीन युद्ध को फिलहाल याद रखेंगे, ऐसे भी युद्ध की महत्ता कम है। युद्ध में मैं उसी युद्ध को लिखाया कि जैसे अकबर पहला शासक था जिसने राजपूत नीति को जारी किया, और आमेर का शासक राजा भारमल सबसे पहले उसके राजपूत पॉलिसी को स्वीकार किया। लेकिन मेवाड़ का महाराणा प्रताप ने उसके राजपूत नीति को स्वीकार नहीं किया। नोट में लिख दो, अकबर पहला शासक था जिसने राजपूत नीति दिया, 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 याद रखिएगा। और आमेर का शासक भारमल ने, आमेर का शासक भारमल वो पहला शासक था जिसने राजपूत नीति को स्वीकार किया, राजपूत नीति को स्वीकार किया। नेक्स्ट लिख देंगे, अकबर के काल में, हल्दी घाटी के बाद अकबर के काल में कई विद्रोह भी हुए, जैसे उज्बेक मिर्जा, ठीक है, मिर्जा ब्रैकेट में लिख दो, जौनपुर, उज्बेक मिर्जा, और यूसुफ जाई काबुल का विद्रोह, क्रमशः 1564, 1565 और 1585 में हुआ। क्रमशः 1564, 1565 और 1585 में हुआ, 1585 में हुआ, इस पे लिख देंगे, 1585 में हुआ। ठीक है, एक नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्बुल फजल की हत्या
अब्बुल फजल की हत्या ओरछा, अब्बुल फजल लिखो, अब्बुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने, ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर किया, जहांगीर के कहने पर किया। ठीक है, जहांगीर के कहने पर किया। जहांगीर के कहने पर किया। एक लाइन और लिख देना, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि साम्राज्य विस्तार के कड़ी में, साम्राज्य विस्तार की कड़ी में, ध्यान रखें कि साम्राज्य विस्तार की कड़ी में अकबर ने पहला आक्रमण मालवा पे ही किया था 1561 में। अकबर ने पहला आक्रमण मालवा पे ही किया था, अकबर ने पहला आक्रमण मालवा पे ही किया था 1561 में। बस, तो पॉलिटिकली इतनी सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और एक इसी क्रम में गोंडवाना की महिला शासिका थी, क्या नाम था उसका, बताएगा कोई? अरे धर्मेंद्र जी, गंजी उंजी बंद पहन लीजिए, थोड़ा सा टी शर्ट पहन लीजिए, पहन के हम भी गंजी पहन के आ जाएं क्या? आपको अच्छा लगेगा? सार्वजनिक मंच पर हैं, थोड़ा सा सार्वजनिक नियम कानून मर्यादा सबका पालन कीजिए। हाँ, तो याद रखिएगा, गरकटंगा या गोंडवाना क्षेत्र की एक महिला शासिका थी जिसका नाम था दुर्गावती। उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था अकबर, तो भी नोट में लिख दो। 1564 में गरकटंगा की शासिका दुर्गावती से, दुर्गावती की वीरता से, दुर्गावती की वीरता से, दुर्गावती की वीरता से अकबर 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 प्रभावित हुआ, अकबर प्रभावित हुआ। ठीक है, अब इसी क्रम में जब पॉलिटिकल बात हो रही है और बिहार की बात हम कैसे ना करें। और आप लोग को याद होगा ही कि बिहार और बंगाल पे आक्रमण अकबर ने कब किया था, बताओ? 1576 में। ठीक है, अतिकुर रहमान उत्तर दे रहे हैं, सब लोग उत्तर दे रहे हैं, तो लिखिए 1575-76। ठीक है विकास जी, आप भी कोई गलत नहीं है और ये लोग भी कोई गलत नहीं बोले, 1575-76 बुक में ही लिखा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन बीपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो 1576 ही दिया था। ठीक है, इसीलिए कोई इसमें दिल से लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक लिख देना नोट में ही, लाल कलम से, इसको लाल कलम से लिख लो। अति महत्वपूर्ण है कि अकबर ने बंगाल बिहार पे आक्रमण 1575-76 में किया था, 1575-76 में किया था मुनीम खां के नेतृत्व में, मुनीम खां के नेतृत्व में, मुनीम खां के नेतृत्व में, मुनीम खां के नेतृत्व में। और उस समय बंगाल और बिहार का शासक था दाऊद खां, और उस समय बंगाल और बिहार का शासक था दाऊद खां। ठीक है, कौन था? दाऊद खां। बहुत अच्छा, इसको टिक लगा दीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको भूलने ही नहीं देंगे आप, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पॉलिटिकली यदि देखा जाए तो इतनी आक्रमण को आप याद करके रखेंगे, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उनके गांधार अभियान, जो अंतिम अभियान के रूप में जाना जाता है, असीरगढ़ 1601, ये सब ऐसे आक्रमण थे जो अंतिम काल में लड़े गए। 1595 में कंधार, 1601 में असीरगढ़। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकली उन्हीं बातों को याद रखिए जो काफी महत्वपूर्ण, जैसे जिसने रेडिकल चेंज किया, अकबर के साम्राज्य में परिवर्तन लाने में, उसके अप्रोच में परिवर्तन लाने में जो काम किया, वो
वो था पानीपत, वो था मेवाड़ हल्दी घाटी, क्योंकि वो समझ गया कि हर व्यक्ति को अधीन नहीं रख सकते, उसके साथ आपको टॉलरेंस करना होगा, उसको सुनना होगा। सब सभी शासक भारमल नहीं हो सकता था कि 5,000 का मनसब लिया, अपनी पुत्री का विवाह किया और उसकी राजनीतिक अधीनता को स्वीकार कर लिया। मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसकी राजनीतिक अधीनता को स्वीकार नहीं किया। स्वाभाविक है कि उसको यहाँ की पॉलिटिक्स को, राजपूतों की पॉलिटिक्स को, उसके जज्बातों को भी समझने में मौका, उसको अवसर मिला, ठीक है कि नहीं। तो वो रेडिकल था। गुजरात का विजय, पहली बार वो समुद्र का दर्शन किया जब वो गुजरात अभियान पे गया, तब सीआरटी पढ़िएगा तो लिखा हुआ है। और उसी के बाद सबसे बड़े दरवाजे, बुलंद दरवाजा की नींव रखी, ठीक है कि नहीं। आप पुर्तगालियों से भी मिला। अकबर का रेडिकल कहां पे, भारतीय नारी की वीरता से उसका परिचय कहां हुआ, गोंडवाना दुर्गावती, ठीक है कि नहीं। तो गोंडवाना दुर्गावती, पहली बार उसने भारतीय नारी की वीरता को देखा और उससे प्रभावित हुआ, उसके राजकाज को भी लौटा दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अभी मैंने आपको कहा, ठीक है कि नहीं। इसी कड़ी में उसके प्रति विद्रोह भी हुआ, यूसुफ जाई कबीला का, मिर्जाओं का, ठीक है कि नहीं। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कई विद्रोह हुए। इसी क्रम में गांधार 1595, अंतिम 1601 में असीरगढ़। तो इन युद्धों को थोड़ा सा ध्यान करके नोट में कम से कम लिखते रहना। फिर लिखिए 1595 में गांधार अभियान बन जाए तो रखो तो डाल, बढ़िया देश हो जाए। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। 1595 में कांधार अभियान, कांधार अभियान अब्दुल रहीम के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम के नेतृत्व में। 1601 में असीरगढ़ अभियान, 1601 में असीरगढ़ अभियान, 1601 में असीरगढ़ अभियान अकबर के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, अकबर के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, अकबर के राजनीतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अकबर सिर्फ उत्तर, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत पे ही आक्रमण नहीं किया, बल्कि दक्षिण अभियान भी किया। और सबसे पहला दक्षिण अभियान किसके विरुद्ध किया, लिखो जल्दी, अहमदनगर के विरुद्ध, ठीक है कि नहीं। तो लिखिए, अकबर ने न सिर्फ, अकबर ने न सिर्फ उत्तर, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत का ही अभियान नहीं किया, उत्तर पश्चिम भारत का ही अभियान नहीं किया, उत्तर पश्चिम भारत का ही अभियान नहीं किया, बल्कि बल्कि उसने दक्षिण भारत का भी समग्र अभियान किया। और इस कड़ी में सबसे पहला अहमदनगर, अहमदनगर के विरुद्ध यह अभियान किया, अहमदनगर के विरुद्ध यह अभियान किया। दक्षिण के खान देश को, दक्षिण के खान देश को, दक्षिण के खान देश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कहा जाता है। दक्षिण के खान देश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और वहां के प्रमुख किले, असीरगढ़ के किले को, और वहां के प्रसिद्ध किले, असीरगढ़ के किले को रिश्वत देकर खरीदा था। वहां के प्रसिद्ध किला, वहां का प्रसिद्ध किला असीरगढ़ के किले को रिश्वत देकर खरीदा था। नोट में एक लाइन लिख देना, अकबर ने, अकबर का लाल कलम से बीजापुर और गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार नहीं किया,
हाँ, नहीं इसमें क्या लिखे हो सबसे पहले? अहमदनगर, सबसे पहला अभियान क्या लिखे थे? अहमदनगर ना, असिरगढ़, खानदेशा। अब लिखेंगे नोट में, अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में बीजापुर और गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, स्वीकार की थी। इस तरह अकबर के शासनकाल में कुल 15 सूबों में साम्राज्य को बांटा गया। इस कड़ी में अकबर के साम्राज्य को कुल 15 सूबे में बांटा गया, कुल 15 सूबे में बांटा गया। कितने सूबे में बांटा गया? 15 सूबे में बांटा गया। ठीक है, ये 15 सूबा पहली बार अकबर ही वो शासक था जिसने अपने साम्राज्य को सूबा में बांटा था, प्रांत में बांटा था। और आज भी जो प्रांत का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है। आज भी हम लोग के देश में 28 प्रांत है। तो देखिए कि उस समय के प्रांत, अब उस समय के प्रांत को अभी से तुलना मत कीजिए। उस समय खानदेश था प्रांत में, आज खानदेश नहीं है। ठीक है कि नहीं? बंगाल बिहार था, आज अलग अलग है। तो स्वाभाविक है कि उस समय के जो 15 प्रांत थे उसके स्वरूप अलग थे, वर्तमान अलग है। लेकिन इस तरह की अवधारणा अकबर ने ही सबसे पहले दिया। दो बातें याद रखिए इसमें, कम से कम 1576 नहीं भूलिए, बिहार के विद्यार्थी हैं यूपीएससी के, तो 1576 नहीं भूलिएगा। राजनीतिक उपलब्धि में, राजनीतिक अभियान में, राजनीतिक परिचर्चा में यदि इतनी बात आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा। चाहे वो सत्य पर विचार करे पूछे, असत्य पर विचार करे पूछे, सुमिलित करने में पूछे, इतनी बात जेहन में रहनी। अब इस राजनीतिक उपलब्धि के बाद, इस राजनीतिक उपलब्धि के बाद हल्दी घाटी इत्यादि का तो युद्ध। अकबर की धार्मिक उपलब्धि लिखिए, अकबर की धार्मिक उपलब्धि। अकबर की धार्मिक उपलब्धि में लिखिए सबसे पहले, देखिए ऊपर में ही लिखे थे कि अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, लेकिन शुरुआत में सहिष्णु नहीं था। यह सहिष्णुता हालांकि उसके अपने गुरु, जिस गुरु से उसने अनौपचारिक शिक्षा ली थी, उसने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। अकबर निरक्षर था। औपचारिक शिक्षा यह है कि हम आपको बता रहे हैं, विधिवत टाइम दिए, लिंक भेजे, सामने बैठा है, सामने बैठा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हुआ औपचारिक। और एक होता है अनौपचारिक, तुम मेरे साथ ट्रेन में चल रहे हो, कुछ ज्ञान दे दिए तुम, तो ये क्या हो गया? अनौपचारिक शिक्षा। कहीं मेरे साथ टहल रहे हो, ठीक है कि नहीं, अनौपचारिक शिक्षा हो। ठीक है, तो उस अनौपचारिक शिक्षा कभी का शिष्य है टीपू, जिस समय लक्ष्य नहीं खुले थे, 2001 की बात है। वो मेरे साथ रोज शाम में टहलता था। बैंक का बहुत बड़ा अधिकारी है महाराष्ट्र जोन में, बैंक में। वो मेरे साथ रोज शाम में टहलता था और 1-1.5 घंटा टहलता था। 1-1.5 घंटा में मैं उसको ढेरों बातें बताता, ढेरों। ठीक है कि नहीं? और वो सब बात को पचाने लगा। हालांकि यूपीएससी नहीं हुआ उसका, लेकिन इस योग्य था, क्योंकि बैंक का प्रेशर अलग होता है। बैंक की नौकरी का हमेशा से सामान्य बिहार सरकार की तरह नहीं होता है। हालांकि अब बिहार सरकार में बहुत प्रभाव दबाव होता है, लेकिन बैंक का एक टारगेट ओरिएंटेड नौकरी है, तो स्वाभाविक है। और आज भी एक आध दिन कभी फोन किया, साल में कभी बातचीत हो गई, आज भी कहता है कि सर आप जो उस समय हमको सामने वाले मकान के जो प्ले ग्राउंड में ले जाके जो बताते थे, वो चीज मेरे लिए आज भी काम करता है। वो नॉलेज आज जो उस समय जो आपने हमें ऐसे ही दिया, वो नॉलेज आज भी काम करता है। वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। चलते फिरते बता देना, कुछ समझा देना, कुछ परिभाषित कर देना, कुछ कहते रहना, कुछ प्रेरणा देना, ये सब। तो वही अकबर के साथ भी था। अकबर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लिया, अब्दुल लतीफ ने उसको अनौपचारिक शिक्षा, और उस कड़ी में उसका जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर चेंज हो गया अन्य शासकों की तुलना में। बाबर ने गाजी की उपाधि ली, जिहाद का नारा दिया, लेकिन अकबर का कोई युद्ध नहीं पड़े हो गया कि जिहाद का नारा दिया, ठीक है कि नहीं, और धर्म युद्ध का उसने किसी अभियान को धर्म से जोड़ा, किसी में नहीं किया उसने।
ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। उसने हर संभव कोशिश की कि राजनीतिक अधीनता रहे मेरी, ये रहा, पॉलिटिकल सुपरमेसी पे उसने काम किया, लेकिन रिलीजियस सुपरमेसी पे काम नहीं किया। रिलीजियस सुपरमेसी पे इस दृष्टि से कि ये नहीं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, ये इस बिंदु पे जरूर काम किया, थ्योरी ऑफ इनफॉलेबिलिटी, जिसमें कहा कि धर्म के बीच में यदि कोई आपसी विवाद है तो मेरा निर्णय चलेगा, न कि किसी और का निर्णय चलेगा। इस बिंदु पे उसने काम किया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज सीखने की चीज है, ये चीज समझने की चीज है, आज के जनरेशन को भी, आज के सभी लोगों को भी। मूल बिंदु पे आ जाइए तो लिखिएगा, धार्मिक कड़ी में तथ्यों पे ही आइए, अप्रोच को छोड़िए। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में, तिथि सबको याद रखिए। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई 1563 में। जजिया को समाप्त किया 1564 में। जजिया को समाप्त किया 1564 में। ये रिलीजियस टॉलरेंस। इबादत खाने की स्थापना किया, पहले तो ये भी लिख दो फतेहपुर सीकरी, लेकिन ये रिलीजियस अचीवमेंट नहीं, ठीक है, वहां लिख दो 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना, और उसमें इबादत खाने की स्थापना किया 1575, और उसमें इबादत खाने की स्थापना किया 1575। महजर की घोषणा किया 1579 में। महजर की घोषणा किया 1579 में, इसे अमोघत्व का सिद्धांत कहा जाता है, इसे अमोघत्व का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी कड़ी में उसे इंसाने आमिल की भी उपाधि दी। इसी कड़ी में उसे इंसाने आमिल की भी उपाधि दी गई। याद रखिए कि महजर की घोषणा का प्रारूप कौन तैयार किया था, कौन बताएगा? शेख मुबारक नागौरी ने। शेख मुबारक नागौरी ने, नोट में लिख दो। महजर की घोषणा का प्रारूप, महजर की घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। नागौरी ने तैयार किया था। क्या था? स्मिथ और हेग ने, स्मिथ और हेग ने अकबर के महजर के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा, स्मिथ और हेग ने अकबर के महजर के ऊपर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि उसकी शक्ति रोम के पोप के समान हो गई। उसकी शक्ति रोम के पोप के समान हो गई। ये मैं लिखा दिया क्योंकि आजकल बीपीएससी बदल गया है, उसको लगेगा कि ये स्टेटमेंट पूछना आवश्यक है, पूछ देगा, ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा, रोम के पोप के समान हो गई, याद रखिए। इसके अलावा अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए, सभी धर्मों के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए सूर्य अग्नि प्रकाश के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। सूर्य अग्नि प्रकाश के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, एवं झरोखा दर्शन, तुलादान की प्रथा और पाबोस, झरोखा दर्शन, तुलादान की प्रथा और पाबोस को अपने दरबार में लागू करें, और पाबोस को अपने दरबार में लागू करें। वो सीधा पाबोस जो बलबन का राजत्व का सिद्धांत, याद रखिएगा, पाबोस को अपने दरबार में लागू किया, जिसे कालांतर में औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया। ये भी लिख दो, जिसे कालांतर में औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया।
दोनों क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दो। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अकबर ही वो बादशाह था जो हिंदुओं के पर्व त्योहार में हिस्सा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अकबर ही वह बादशाह था जिसने हिंदुओं के पर्व त्योहार में हिस्सा लिया। ठीक है, एक बहुत रोचक है उसकी धार्मिक सहिष्णुता में कि आप लोगों ने वल्लभाचार्य का नाम सुना होगा। वल्लभाचार्य का नाम सब लोग सुने होंगे, भक्ति मूवमेंट में अष्टछाप, अष्ट दिग्गज, अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्य। और वल्लभाचार्य का पुत्र था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ को उसने जागीर दी थी। ठीक है, ये भी उसके रिलीजियस टॉलरेंस को दर्शाता है। नोट में लिख दीजिए, अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की हाँ शुद्ध अद्वैतवाद उसने दर्शन में दिया था। ठीक है, गोकुल और जैतपुरा की जागीर विट्ठलनाथ को प्रदान किया था। ये भी उसके रिलीजियस टॉलरेंस को दर्शाता है। ठीक है, ये भी लिख दीजिए। धर्म के मर्म को समझते हुए उसने दीन इलाही 1582 में घोषित। धर्म के मर्म को समझते हुए, विभिन्न धर्म के मर्म को समझते हुए एक नैतिक संहिता दीन इलाही, एक नैतिक संहिता दीन इलाही 1582 में स्थापित किया, जिसका प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल को बनाया गया। जिसका प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल को बनाया गया। ठीक है, इसका प्रधान पुरोहित किसको बनाया गया? अब्बुल फजल को बनाया गया। अब्बुल फजल को बनाया गया। याद रखिएगा, इतने सारे तथ्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बेसिक वगैरह है, तीर्थ यात्रा वैसा नहीं मिलाने के लिए दे तो 1564 मिला दीजिए, और जजिया मिलाने के दे तो 1562 मिला। तो ये सबको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि 62 में क्या हुआ, 63 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, 78 में क्या हुआ, 79 में क्या हुआ, 85 में क्या हुआ। एक बेसिक चीज है, उसको भूलना नहीं है। ये जब भी देगा, सिंगल लाइन तो आजकल बीपीएससी देना कम किया है, तो सत्य पर विचार करे या सुमेलित करने में देगा। ठीक है कि नहीं? तो अब तो बीपीएससी भी अपने को यूपीएससी से कम समझता नहीं है, थोड़ा सा तो स्तर बढ़ाएगा ही। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे तथ्यों पे। तो हम लोग अकबर के इस धार्मिक संदर्भ को देखें। धार्मिक संदर्भ के बाद हम इसके तो आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ है, उसको भी देखना चाहिए। आर्थिक लिखिए सबसे पहले। आर्थिक में लिखिए, अकबर मुगल काल का पहला शासक था। मुगल काल का पहला शासक था जिसने आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। याद रखिए, इस कड़ी में उसने भूमि का वर्गीकरण किया। इस कड़ी में उसने भूमि का वर्गीकरण किया और शेरशाह की प्रणाली को ही अपनाया। और शेरशाह के प्रणाली को ही अपनाया। ये प्रणाली को अपनाया। उसने भू राजस्व व्यवस्था में
करोड़ी के पद का सृजन किया, करोड़ी के पद का सृजन किया। एवं नसक कंकूत बटाई, नसक कंकूत बटाई और जप्ती प्रणाली को जन्म दिया। नसक कंकूत बटाई और जप्ती प्रणाली को जन्म दिया। नसक कंकूत बटाई जप्ती प्रणाली को जन्म दिया। भूमि के वर्गीकरण की कड़ी में पोलज, चाचर, बंजर, पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। भूमि के वर्गीकरण के क्रम में पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर, ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं और आपसे अपेक्षा रखी गई है कि आप इसको रिवाइज भी देते रहें। पोलज हुआ कि जिसमें वर्ष खेती की जाती थी, पड़ती हुआ जिसमें 1-2 साल छोड़ देते थे, चाचर हुआ जिसमें 2-3 साल हम छोड़ देते थे। बराबर। चल दिए ना, ठीक है। पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। पोलज में प्रति वर्ष, पड़ती में 1 वर्ष बीच करके, हाँ, और लंबे समय तक छोड़ दिए तो बंजर। अभी भी है, हमारी भूमि बंजर हो गई, खेती नहीं कीजिएगा, दिमाग बंजर हो गया, सो नहीं देख रहे, ठीक है कि नहीं। छोड़ दीजिएगा 2 महीना पढ़ना तो दिमाग बंजर हो जाएगा। अभी क्या है, रोज पढ़ रहे हैं तो रोज पोलज है अभी, ठीक है। छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए पढ़ती, बाद ज्यादा समय के लिए चाचर, फिर हो जाता है बंजर। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, करोड़ी के पद का सृजन किसने किया था? करोड़ी के पद का सृजन किसने किया था? अकबर ने। आगे चलिए, आगे चलिए। अकबर एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था। अकबर एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था और उसके काल में नवरत्न, और उसके काल में नवरत्न, नवरत्न अब्दुल फजल फैजी तानसेन, अब्दुल फजल फैजी तानसेन, बिरबल टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, अजमुद्दीन मुल्ला दो प्याजा। और नाम लिख ली, और नाम लिख दीजिए। अब्दुल फजल फैजी तानसेन, बिरबल टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर, अजमुद्दीन दो प्याजा। ठीक है। इसमें टोडरमल अब महेश दास, और सब तो आगे आ जाएगा कि टोडरमल अब महेश दास को नोट में लिखे। बिरबल या महेश दास, नोट में, बिरबल या महेश दास दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू। बिरबल या महेश दास दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, मात्र हिंदू था। जबकि टोडरमल ने, जबकि टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में 1580 में 1580 में 10 साला व्यवस्था को लागू किया। 10 साला व्यवस्था को लागू किया। 10 साला व्यवस्था को लागू किया, लागू किया। लागू किया टोडरमल। किसने लागू किया? टोडरमल। आगे लिखिए। अकबर के समय में, अकबर के समय में अनुवाद विभाग भी था। अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई। अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई।
की गई और इस क्रम में नकीब खां, बंदायनी नकीब खां बंदायनी और शेख ने महाभारत का अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया, महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया, और जिसे रज्मनामा के नाम से जाना गया, अब्बुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वे लिखे भी थे, दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। अब्बुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। इसका कौन सा भाग आईन अकबरी कहलाता है? कहेंगे जिसका तीसरा भाग, वाह बहुत बढ़िया, इसका तीसरा भाग आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। जिसका तीसरा भाग, अकबरनामा का तीसरा भाग आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। स्वर्णयुग कहते हैं। फिर लिखिएगा, ध्यान में रखे पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र ऐसे किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। लिखेंगे, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, इंपॉर्टेंट, फारसी अनुवाद अब्बुल फजल ने अनवरे सादात नाम से, अब्दुल फजल ने अनवरे सादात नाम से, जबकि मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। ये दोनों याद रखिएगा, जो परीक्षा में दे दे वही सत्य, और उसी को टिक लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, अकबर के शासनकाल में स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुए। अकबर के शासनकाल में स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुए। कल पढ़े हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया, यही है हुमायूं का मकबरा। देखो, श्वेत संगमरमर का टॉम, डबल गुंबद, बाघ, 4 बाघ शैली, चारों ओर बाघ है। 4 बाघ की परंपरा भी अकबर ने ही शुरू किया था, वो लिख देना कहीं पर। 4 बाघ की परंपरा भी अकबर के काल में ही शुरू हुए थे। चारों तरफ 4 बाघ, मतलब चारों तरफ बाघ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ऑलरेडी सब कुछ पढ़े हैं कल। आगरे का लाल किला, ठीक है,
इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, दीवाने खास और पंचमहल बौद्ध परंपराओं से प्रभावित रहा। पंचमहल जो था बौद्ध परंपरा से प्रभावित, दीवाने खास और पंचमहल। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, जिसमें जिसे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोला गया था, ये भी लिख दो। इसे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इबादत खाना, जिसे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इलाहाबाद का किला तो लिख लिए। लाहौर का किला, लाहौर में लाहौर का किला, ठीक है, इत्यादि का निर्माण में अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निर्माण में अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में चित्रकला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। चित्रकला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ और उसने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से घृणा करता हूं जो चित्रकला से नफरत करता है। उसने कहा मैं ऐसे व्यक्ति से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करता है। नफरत करता। उसके दरबार में अब्दुल समद, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके दरबार में अब्दुल समद और दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार थे के समय में, अकबर के समय, ठीक है। चलिए, चित्रकला भी देख लिए, साहित्य भी देख लिए, अनुवाद भी देख लिए, स्थापत्य भी देख लिए, तो कुल मिला जुला के बीपीएससी के लेवल का सब कुछ देख लिए। एक प्रशासनिक व्यवस्था को भी देख लेना है, लास्ट में देखेंगे। अकबर ने एक नवीन प्रकार की सैन्य व्यवस्था से आधारित, सैन्य व्यवस्था से प्रेरित मनसबदारी व्यवस्था को 1575 में अपनाया है। मनसब एक अरबी शब्द था जिसका अर्थ पद होता। मनसब एक अरबी शब्द था जिसका अर्थ पद होता था। यह 2 अंकों का होता था, जिसमें पहला भाग जात, मनसबदार का जात, पोजीशंस, और दूसरा भाग सवार, स्थिति, सवार या स्थिति, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रिटायरमेंट के समारोह से आ रहा हूं। बड़ी अधिकारी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम लोग अधिकारी बने थे, टमटम से जाया करते, बैलगाड़ी पे चढ़कर गांव में भ्रमण करने जाते,
रिक्शा पकड़ के जाते थे, साइकिल पकड़ के जाते थे, जिसका जो स्कूटर मिल गया स्कूटर से चले जाते थे। लेकिन आज का अधिकारी इस तरह के दृष्टिकोण में काम नहीं करता है कि नहीं। तो लगेगा कि सबसे पहले मैं जाऊं तो एकदम कॉलर युक्त मेरा ऑफिस हो, है कि नहीं, और सलामी ठोकता हुआ चपरासी। यही तो सामंती मानसिकता है। फिर तुम अपने आप को आजाद भारत के अधिकारी के रूप में कहाँ प्रस्तुत, तुम भी तो गुलाम भारत के अधिकारी की तरह ही मानसिकता रखते हो, है कि नहीं। गुलाम भारत का अधिकारी इसी रूप में रखता था ना, मेरे पास कलम है, मेरे नीचे सब है, सब मेरे अधीनस्थ हैं, सब हमसे कमजोर है। जब इस तरह की मानसिकता आ जाएगी तो फिर स्वाभाविक है कि आपका अप्रोच भी वही है जो पूर्व के लोगों का था। आप नवीन लोग हैं, आपका काम है, पहला चीज है कि हम जो काम करने का दायित्व मिला है, लोगों के जीवन का परिवर्तन करने का जो हमको सरकार ने हमें जताया, हमें विश्वास जताया है, हम उसमें किस तरह से सफल हों, एक नए मापदंड को स्थापित करें, ये पहला आयाम होना चाहिए। और गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला ये सब तो स्वाभाविक है कि जब आप काम करिएगा तो सरकार आपसे ज्यादा आपकी सुरक्षा कैसे, इसके लिए सारे नियम कानून संविधान का आवरण सब कुछ तय कर रखा गया। ठीक है, आप सुदूरवर्ती क्षेत्र जाएंगे तो अब वो समय नहीं कि आप साइकिल, शासन तेज हो गया, है कि नहीं। चिट्ठी से पहले ईमेल चला जाता है, चिट्ठी बाद में जाती है, ईमेल पहले चला जाता है, ठीक है, लिंक पहले चला जाता है, तुरंत अब मीटिंग पहले लोग गाड़ी से चलता था, मीटिंग में आता था, अब वो सब खत्म। अब सीधे आप क्लिक कीजिए, बटन क्लिक कीजिए और हमसे रूबरू हो जाइए। कितना समय बदल गया। पहले 150 को पढ़ाने के लिए साइकिल की व्यवस्था करना एक जटिल काम होती, और आज देखो एक लिंक से सारा चीज में है, कि नहीं। समय बदल गया 2-3 दशकों में, डिजिटल इंडिया हो गया। अब तो डिजिटल सर्वे क्रॉप हो रहा है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछेगा। अभी केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, बिहार ने भी उसको लागू किया है, डिजिटल सर्वे क्रॉप। उसका मूल पक्ष क्या है कि अब कौन सा खेत में कौन सा क्रॉप हो रहा है, कितने रकबा में हो रहा है, अब सरकार के संज्ञान में होगा। अब ऐसे सीधे नहीं भर दीजिएगा, उसका जीआई टैग फोटो होगा, ठीक है। तो इससे लाभ क्या हो, इससे सबसे पहला लाभ तो यही हुआ कि जो बाढ़ आया, अब ये कोई कहेगा नहीं कि हम 3 कट्ठा में बोले रही, हम 3 बीघा में ही बोले रहे, तो नहीं कहेगा। वो तो डिजिटल में सब कुछ फिक्स रहेगा, पता रहेगा सरकार को कि आपने क्या बोया क्या खोया, ठीक है कि नहीं। तो ये सब डिजिटल सर्वे क्रॉप का एक बेनिफिट पॉइंट भी। कमीशन इसी तरह के क्वेश्चन को पूछने की मांग, आज देखे होंगे कि आप लोग को भेजे मल्चिंग के फायदे, तो उसको देखिए। कोई भी चीज जो मैं भेजूं, सिर्फ यह नहीं याद रखिए कि 70वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर को दिया जाए, सिर्फ यह याद नहीं रखिए, सिर्फ ये याद नहीं रखिए। आज देखे होंगे बड़े से बोर्डिंग होर्डिंग, जब नीतीश जी ने सत्ता संभाला था तो 50 मेगावाट प्रति व्यक्ति खपत थी बिजली, आज 363 मेगावाट 363 जो है वाट बिजली की खपत हुई, ठीक है कि नहीं। आज 8000 मेगावाट से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के दौर में, उस समय के दौर में, 20 साल पहले के दौर में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है कि नहीं। उस समय हमारा 5000 करोड़ का बजट था, 2.5 लाख करोड़ का बजट। 2005 की आप जब तुलना कीजिएगा तो 5000 करोड़ का ही सिर्फ बजट हुआ, ठीक है कि नहीं। आज तो कोई छोटी सी योजना चलती है, जल जीवन हरियाली मिशन चलता है, वो भी 7000 करोड़ का चलता है। 7 निश्चय योजना भाग 1 भाग 2 चलता है, वो भी कई लाख करोड़ का चलता है। चौथी कृषि रोड मैप हमने चलाया, 1.5 लाख करोड़ का चौथी कृषि रोड मैप। बजट हम इंट्रोड्यूस किया, 2.5 लाख करोड़ का बजट। कहने का आशय यह है कि समय बदल गया, ठीक है कि नहीं। उन सब चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अप्रोच हमेशा रहे पीपुल ओरिएंटेशन। हमें सरकार ने हम पे भरोसा जताया, मैं इस योग्य बनूं, ईश्वर मुझको इतनी शक्ति दे, इतना हमारे दिमागी हालात को बेहतर कर दे कि मैं लोगों के योग्य बन सकूं। इस मानसिकता से काम करने का दृष्टिकोण होगा तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, है कि नहीं, भविष्य में। क्योंकि आयोग को मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, हर जितने भी उसमें उपस्थित सदस्य हैं,
काफ़ी विद्वान, काफ़ी अनुभवी और सभी चीज़ों की काफ़ी गहरी समझ रखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, वो उनके नज़रों से, अनुभवी नज़रों से बच नहीं सकते। इसलिए अपने जो दृष्टिकोण है उसको हमेशा सापेक्ष रखिए, सकारात्मक रखिए, ठीक है कि नहीं, पीपुल ओरिएंटेशन में रखिए, लगे कि रियल वैल्यू में यह ह्यूमन सर्विस करने वाला। रियल वैल्यू में हमें एक ऐसा ऑफिसर आ गया कि जो सोशल सर्वेंट अपने आप को मानता है और लोगों के जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन, क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है किसी योजना के माध्यम से। हमें एक ऐसा अफसर, क्या अफसर आया था, आज एक लड़का आया था, क्या मतलब इसकी चर्चा होती है अंदर, ठीक है कि नहीं, उसकी चर्चा 10 मिनट तक होती है ना, उस लड़के की तरह। ये लड़का तो था, ठीक था, लेकिन उसकी तरह नहीं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के उठने बैठने, पहनावे रहावे, बाल कटिंग से लेकर हर चीज का, भाषा की नम्रता, हर बिंदु पर मैं इस बात पर गौर करता हूं। जो करता है सो आगे बढ़ता है, जो नहीं करता है तो क्या कर सकते। हमारे कई छात्र जुल्फी कट बाल रखे, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। जुल्फी कटाइए ऑफिसर की तरह की, अरे तुमको नहीं कर रहे गरिमा, क्या नाम है इसका, तुम जुल्फी कटा लोगी तब तो तुम कबूतर की तरह लगोगी। आगे लिखो, नेक्स्ट। कहाँ थे हम लोग? तो बड़े अच्छे जगह पे थे साहब। शासनिक व्यवस्था में क्या लिखे? पहला अंग जात था, दूसरा सवार था। नेक्स्ट लिख देंगे, नेक्स्ट लिख देंगे। उल्लेखनीय है कि 10 से 500 तक का मनसब, 10 से 500 तक का मनसब मनसबदार कहलाता था, जबकि 500 से 2500 तक का मनसब उमरा, जबकि 500 से 2500 तक का मनसब उमरा कहलाता। 2500 से ऊपर के मनसब को, 2500 से ऊपर के मनसब को अमीर आजम कहते थे, अमीर आजम कहते थे, अमीर आजम कहते। अकबर ने कुछ ही विशिष्ट व्यक्तियों को 5000 जात की पदवी दी, 5000 जात की पदवी दी, 5000 जात की पदवी दी। कौन बच्ची है जो बार बार एडमिट चाह रही है? अरे कितना बार कहता हूं कि समय पे जुड़ जाओ, क्या तुम चाय पीने चले जाओ तो चले जाओ, लेकिन समय पे जुड़ के रहिए, ठीक कि नहीं, याद रखिए, क्योंकि कोई यहाँ बैठा हुआ नहीं रहेगा आपको एडमिट करने की। बात को ध्यान में रखिए, रोज मैं एक ही बात कहता हूँ, ऑनलाइन में अभी तक अनुशासन नहीं आ पाया आप लोग। चलिए ठीक है, इसमें लिख देंगे नोट में, जहांगीर ने 2 अस्पा की पद्धति को लागू किया, 2 अस्पा और सी अस्पा की पद्धति को लागू किया। और इस परिवर्तन के साथ सबसे पहले यह पद, और इस परिवर्तन के साथ सबसे पहले यह पद, सबसे पहले यह पद, सबसे पहले यह पद को दिया था। कौन बोलेंगे? रोशन जी हैं आज, चुपचाप हैं एकदम, एक बार उत्तर नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले यह पद किसको दिया था परिवर्तन के बाद जहांगीर ने? कोई नहीं बोलेंगे? वाह, अकबर ने, ये जहांगीर के विषय में तो लिखा रहे थे, अकबर कहाँ से आ गया रुद्र कुमार जी? यह पद सबसे पहले महावत खां को दिया गया था, 2 अस्पा सी अस्पा में जो परिवर्तन किया, सबसे पहले यह पद महावत खां को दिया गया था, सबसे पहले यह पद महावत खां को दिया गया था, महावत खां को दिया गया था। इन शब्दों के साथ हमारी अकबर की कक्षा समाप्त होती है, और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो हम लोग अन्य बातें पढ़ते हैं जिसको बूस्टर फैक्ट कहते हैं। तो लिखिएगा बूस्टर फैक्ट,
अब 1 अक्टूबर से इसका नाम चेंज कर रहा हूं, अब वायरल फैक्ट लिखाऊंगा, वायरल फैक्ट। ठीक है, तो अभी बूस्टर लिखो, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखिएगा कि अकबर के समय में सीताराम के सिक्के भी अंकित किए गए, सीताराम युक्त सिक्के भी अंकित किए गए, और सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब, और सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब, संसब, सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब, संसब, संसब कई सिक्का था लेकिन संसब इसमें सोना का सबसे बड़ा सिक्का था। मुहर, कॉमा में लिख देंगे मुहर, लाही, लाही इत्यादि महत्वपूर्ण सिक्के के लाहौर टकसाल प्रभारी जब्बर खां थे। सिक्के का लाहौर टकसाल प्रभारी जब्बर खां थे, जबकि बंगाल का टकसाल प्रभारी टोडरमल, जबकि 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 बंगाल का टकसाल प्रभारी कौन थे? टोडरमल थे। आप लोग अभी लिखे थे अब्दुल समद को, अब्दुल समद एक महत्वपूर्ण चित्रकार भी था। वो सिकरी एक ऐसा जगह था जहां एक टकसाल था और उसका अध्यक्ष वो अब्दुल समद ही था। ये भी ध्यान रख सकते हैं कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति कहाँ का टकसाल प्रभारी था। और ये नहीं पूछेगा कि टकसाल क्या होता है गुरुजी। नेक्स्ट, अकबर के समय में 4 महत्वपूर्ण पद केंद्रीय स्तर पर थे। अकबर के समय में 4 महत्वपूर्ण पद केंद्रीय स्तर पर थे। पहला पहला वकील, दीवान, वकील, दूसरा दीवान, तीसरा वीर भक्ति, वीर भक्ति सेना को देखता था, और चौथा सद्र उस सदर, सद्र उस सदर, सद्र उस सदर, सद्र लिखे ना, सद्र उस सदर। ये 4 महत्वपूर्ण पद अकबर के केंद्रीय व्यवस्था के तहत थे। कालांतर में वकील दीवान, कालांतर में वकील दीवान और वजीर को मिलाकर, वकील दीवान और वजीर को मिलाकर एकीकृत कर दिया गया वकील ए, और वकील ए मुतलक, ये प्रधानमंत्री के समतुल्य हो गया। वकील मुतलक पद का सृजन किया, वकील मुतलक पद का सृजन किया, वकील मुतलक पद का सृजन किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे अकबर के काल के, इसे आपको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। एक आध और बातें लिख दो। ध्यान रखें कि अकबर ने सौर पंचांग पे आधारित 1583 ईस्वी में, अकबर ने सौर पंचांग पे आधारित 1583 ईस्वी में इलाही संबत की नींव डाली थी, इलाही संबत की नींव डाली थी, इलाही संबत की नींव डाली थी। तो याद रखिएगा, इलाही संबत की नींव डाली थी। नेक्स्ट, अकबर ने कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। अकबर ने कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी, जरी कलम की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? जरी कलम को। जबकि फैजी को मल्लिक उस सोरा की, जबकि फैजी को मल्लिक उस सोरा की उपाधि दिया, उपाधि दिया।
ठीक है। अकबर के समय में इबादत खाना में पुरुषोत्तम और देवी हिंदू को आमंत्रित किया गया। अकबर के समय में इबादत खाना में पुरुषोत्तम और देवी को आमंत्रित किया गया, जबकि पारसी ईसाई में अक्का बीबा और मानसेरट को, जबकि ईसाई धर्म से देखिए, ईसाई धर्म से अक्का बीबा और मानसेरट को अंडरलाइन कर देंगे। पारसी से दस्तूर मेहर राना को, पारसी से दस्तूर मेहर राना को पारसी से निमंत्रण दिया गया। जैनी में जगत गुरु हरिविजय सूरी और युग प्रधान जीन चंद सूरी को, और युग प्रधान जो लिखा है उसी को लिखिए, युग प्रधान कौमा जीन चंद्र सूरी को निमंत्रण दिया गया। ठीक है, जीन चंद्र सूरी को निमंत्रण। खाने खाना किसको कहा? खाने खाना अब्दुल रहीम को, खाने खाना भी लिख दो अलग से। खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को दिया गया, जो दोहे के लिए प्रसिद्ध थे। खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम को दिया गया, जो दोहे के लिए प्रसिद्ध। बस इतना पढ़ने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन जो आएगा निश्चित रूप से आएगा, जहां अब आपको कोई दिक्कत तथ्य के स्तर पे नहीं होगा। एक बार एनसीईआरटी, मेरा कहना मान लीजिए, नोट में लिख देंगे, एक बार आज ही एनसीईआरटी अकबर पढ़कर सोएंगे, तब पढ़ाने का मजा कुछ हो। एक बार एनसीईआरटी आज ही पढ़कर सोएंगे, ये होगा कमिटमेंट जो मैंने कहा। ठीक है, चलिए। हाँ,